हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सबका हाल चाल ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सकुशल होंगे। तो आज का स्टडी शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 1.0 सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। और उसमें टॉपिक लेते हैं लॉज ऑफ केमिकल combination, laws of chemical combination, or you can say law of chemical combination. Then the laws which are obeyed by all chemical reactions. The laws which are obeyed by all chemical reactions in which electrons are responsible for reactions. The laws which are obeyed by all chemical reactions in which electrons are responsible for reactions are called laws of chemical reaction. उसको लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। Those reactions in which electrons are responsible for the reaction obey the laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Nuclear reaction nuclear reactions do not obey the laws of chemical combination. Nuclear reactions do not obey the laws of chemical reactions. जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो रिएक्शंस होते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें कि यूरेनियम को बम्बार्डमेंट कराया जाता है और उसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यूरेनियम दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरह के रिएक्शंस में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होता है। और यू कैन से न्यूक्लियर रिएक्शंस डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये तो हुआ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कुछ टाइप हैं। टाइप ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ केमिकल कमीशन में
the first law is law of conservation of mass. So law of conservation of mass in all physical or chemical reactions, in all physical and chemical reactions, total mass of reactants is equal to total mass of products. Law of conservation of mass means in all physical and chemical reactions, total mass of reactants is equal to total mass of product. और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि matter can neither be created nor destroyed. यानी कि मैटर को ना बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है. इसी का इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी होगा यहाँ पे नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जैसे कि ए फिजिकल चेंज में यदि हम आइस लेते हैं और आइस को लेके हीट कर देते हैं, तो आइस को लेके हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा. आइस को लेके हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा. तो यदि हम किसी बीकर में आइस लेते हैं और उसको वेट कर लेते हैं, आइस एंड बीकर का वेट मान लेते हैं कि इसका वेट W ग्राम आया. थोड़ा सा उसको हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करने पे ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा इसका वेट लेंगे, बीकर का और वाटर का, तो उसका भी वेट W ग्राम के आसपास आएगा. जो ये प्रूफ करता है कि इन ऑल फिजिकल रिएक्शंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. और जो एरो मार्क से पहले होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पे आइस इज रिएक्टेंट्स, और हीट करने के बाद जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज प्रोडक्ट. तो ये तो हुआ फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल. अब केमिकल चेंज लेते हैं. केमिकल चेंज में सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस सिल्वर नाइट्रेट, this is also aqueous, gives silver chloride solid plus sodium nitrate aqueous. सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट एरो मार्क से पहले हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, और एरो मार्क के बाद जो हमें मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं.
प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करेंगे कि एक्वस इसलिए लिखा है कि सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व किया गया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया गया है। उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट एक्वस लिखा गया है, इट मीन्स कि सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिजोल्व करके उसका सोल्यूशन लिया गया है। और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है सिल्वर क्लोराइड एस लिखा है। सिल्वर क्लोराइड एस का मतलब कि सिल्वर क्लोराइड वहाँ सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है। जब प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको सॉलिड बोलते हैं, जिसको हम छान के फिल्टर से निकाल भी सकते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड वहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म मिल रहा है, इसलिए उस वहाँ पे सॉलिड लिखा है हमने। और सोडियम नाइट्रेट एक्वस, यानी कि वहाँ पे सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा और सॉल्यूशन वाटर में होगा, इसलिए उसको एक्वस बोलेंगे। सॉल्यूशन इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेंट्स है और सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट्स है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक बीकर या टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और दोनों को लेने के बाद इसका वजन कर लेंगे, वेट कर लेंगे। मान लिया कि इसका वेट W ग्राम है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड एक्वस लिया और उसमें थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया और डालने के बाद उसका वेट कर लिया। तो डालने के बाद वेट किया तो उसका वेट मान लीजिए कि W ग्राम आया। अब रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद सिल्वर क्लोराइड सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में निकलेगा और सोडियम नाइट्रेट भी उसमें बनेगा। तो उसको भी चूंकि सेम बीकर में है या सेम टेस्ट ट्यूब में है, तो इसका भी हमने वजन ले लिया और वजन इसका नोट कर लिया। तो इसका भी वजन W ग्राम के आसपास ही आएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन में भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको मिटा देते हैं। Then second law. Second law is law of constant composition. Law of constant composition or definite proportion. Law of constant composition और definite proportions। जैसे इसमें इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि कार्बन डाइऑक्साइड कोई कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई कंपाउंड है, तो इसमें कार्बन का वन एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एटम ऑफ कार्बन एंड देयर आर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बाई वेट यदि हम इसको देखें तो कार्बन का 1 एटम है, इट मीन्स कि कर सकते हैं कि दैट इज 12 ग्राम
ऑफ कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है, इसका मतलब है कि दैट इज 2 इंटू ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक वेट 16 होता है, सो 2 इंटू 16 दैट इज 32 ग्राम ऑक्सीजन है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए 12 ग्राम कार्बन चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कॉम्पोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड कॉम्बिनेशन हमेशा यही रहेगा, यानी कि किसी भी हालत में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है। या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिक्वायर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हम किसी फॉर्म में बनाएं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या कार्बन को भी यदि ऑक्सीजन में बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। या कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी CaCl2 प्लस H2O एंड प्लस CO2 बनेगा। तो इन तीनों रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से साथ रिएक्शन करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सेम है, यानी तीनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन भी डिफरेंट रहेगा, वो चाहे हमारा बनाने का स्टेप कुछ भी हो या बनाने का मेथड कुछ भी हो। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, third law of multiple proportions, law of multiple proportions। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 2 इंटू 16 इक्वल 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन says that when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the weight of one of the elements which combine with a fixed weight of the other bear a simple ratio। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन कार्बन है,
कार्बन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ C+O2 और यहाँ पे C+½ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी दोनों में कार्बन कॉमन है और एक में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 32 ग्राम है, दूसरे में ऑक्सीजन का अमाउंट 16 ग्राम है। तो इसका मतलब है कि ratio of oxygen in CO2 and CO is 32:16 और इसको यदि हम 16 से डिवाइड करेंगे तो और 2:1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन एक ही एलिमेंट है जो दो तरह का रिएक्शन कर रहा है, एक में CO2 बना रहा है, दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। और दोनों में कार्बन की मात्रा 12 ही ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा एक में 32 हो गई, दूसरे में 16 हो गई है और उनका रेशियो 2:1 में आ रहा है। सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, क्योंकि 1 का मल्टीपल 2 होता है, 1 का मल्टीपल 2 होता है। नेक्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion, law of reciprocal proportions। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन CO2 बन रहा है, यानी 2 × 16 = 32 ग्राम है बाई वेट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन 12 ग्राम है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यानी कि 12 × 4 के रेशियो में है। कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4 के रेशियो में है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, यदि इसको हम 2 कर दें तो ऑक्सीजन 32 है और हाइड्रोजन 4 के रेशियो में है। तो इस रिएक्शन में भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके 12:32 का रेशियो बना रहे हैं और ये दोनों एलिमेंट अलग अलग रिएक्शन करके, ये दोनों एलिमेंट अलग अलग एक ही कंपाउंड से रिएक्शन करके 12:34 के रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 12:32 का रेशियो है, 12:32, और यहाँ भी इन दोनों का हम देखें कि कार्बन इसके साथ भी 12 के रेशियो में है और ऑक्सीजन इसके साथ भी 32 के रेशियो में है। तो दोनों का रेशियो सेम है और इसको हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे रहने देते हैं, यदि हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो और लिख सकते हैं 3:8। तो दोनों केस में, इस कंपाउंड केस में और यहाँ भी जो हम देख रहे हैं
कि 12:32 और 3:8. And the law of reciprocal proportion is the ratio of the weights of the two elements A and B which combined separately with a fixed weight of the थर्ड एलिमेंट. जैसे थर्ड एलिमेंट मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और इसका फिक्स वेट है 4 ग्राम. आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो. तो या तो इसी प्रोपोर्शन में ये रिएक्शन करेगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन 12 के रेशियो में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ भी 12 बाई वेट रेशियो में रिएक्शन कर रहा है. और यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ 32 के रेशियो में रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी 32 के रेशियो में रिएक्शन कर रहा है. इसलिए दोनों केस में जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, 12:32, 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का. और इस यहाँ भी 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का. एंड दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. Next law, next and last law. Law of combining लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. गा इसको गा लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी बोलते हैं. इसको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को गा लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं. ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है. लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2. हाइड्रोजन गैस है और Cl2 भी गैस है. आफ्टर रिएक्शन दिस गिव्स 2HCl और ये भी गैस है. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1. यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए यहाँ भी हो जाएगा वॉल्यूम 1. और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट 2 है, सो वॉल्यूम इज 2. And this law is the ratio between the volume of the reactants and the products in this reaction is simple. तो इसका यदि हम रेशियो निकालें, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ reactants and products is, ये रिएक्टेंट्स है तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:2. रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज 1:1:2. एंड दिस इज simple whole number. This is simple whole numbers, and that is the law of combining volumes. That is the law of combining volumes. Since as per law of combining volume, the ratio between the volumes of the reactants and the products is simple whole number.
and we are getting simple whole number, that is 1:1:2. So इस तरह के टोटल 5 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स हैं, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन these are the 5. So नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. एटम्स और एटम. This is the smallest particle of matter. This is the smallest particle of matter. और this is the smallest particle of chemical elements. केमिकल एलिमेंट्स भी मैटर का ही पार्ट है. केमिकल एलिमेंट्स भी मैटर का पार्ट है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कुछ एलिमेंट्स का नाम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc. These all are the elements, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अब हम समझते हैं कि एटम्स बेसिकली क्या है. जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, तो घर में जो बेसिक यूनिट है घर बनाने का वो है ब्रिक, ईंट है. यानी कि एक एक ईंट जब जोड़ते हैं तो घर बनता है. तो जिस तरह से घर बनाने के लिए बेसिक यूनिट ईंट है, ब्रिक है, उसी तरह से किसी भी मैटर को बनाने के लिए, किसी भी मैटर को बनाने के लिए या किसी भी केमिकल एलिमेंट को बनाने के लिए एक पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, और उसी पार्टिकल को मल्टीप्लाई जब होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल जब जुड़ता जाता है, तो मैटर बन के तैयार होता है. एंड दैट पार्टिकल, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम. दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल is called the atom. Then molecules. When two or more than two atoms, when two or more than two atoms join chemically, molecules are prepared. When two or more than two atoms join chemically, molecules are prepared. For example, A plus B, मान लीजिए कि A भी एटम है और B भी एटम है, और दोनों ज्वाइन होते हैं केमिकली, और इस तरह का कोई कंपाउंड बनता है, तो दिस इज
मॉलिक्यूल, या ये कोई एटम है वो अपने ही दूसरे एटम से जुड़ता है and it gives a bond with A, so this is the molecule. For example, calcium oxide, calcium carbonate, sodium chloride, sodium nitrate, etc. So these are the examples of molecules. These are the examples of molecules. क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है. यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है. यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, और नाइट्रेट में, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. यानी कि ये जितने भी हमने नाम यहाँ लिखा है उसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स जुड़े हुए हैं और केमिकली जुड़े हुए हैं. यानी कहीं ना कहीं इसके बीच कोई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो केमिकली जुड़े हुए हैं. दैट्स वाई दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट पॉइंट, Dalton's atomic theory. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. तो अभी हमने एटम के बारे में जाना कि एटम क्या है. सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मेक्स द मैटर. तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया. ये एटम बेसिकली क्या है. सो उन्होंने बताया एज पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज मेड from the smallest particles called atoms, which are indivisible. Matter is made from the smallest particles called atoms, which are indivisible, जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता. दूसरा उनका पॉइंट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर identical in size, shape and mass. Atoms of same elements are identical in size, shape and mass. यानी उनके अकॉर्डिंग यदि मान लो कि हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका मास नंबर 1 होता है. तो हाइड्रोजन के जो भी एटम होंगे उनका मास हमेशा 1 ही होगा एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. या यदि क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर होता है 35. तो क्लोरीन एलिमेंट का
मास नंबर हमेशा 35 ही होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास। दिस इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एंड थर्ड पॉइंट इज atoms of different elements have different mass. Atoms of different elements have different mass. यानी यदि मान लीजिए कोई कैल्शियम एलिमेंट है और इसका मास नंबर यदि 40 है तो 40 और किसी का मास नंबर नहीं होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। यदि कैल्शियम का मास नंबर 40 है तो 40 किसी और एलिमेंट का मास नंबर नहीं हो सकता, एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। And fourth point is atoms of different or same element combined together and form compound, जिसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, विच इज मॉलिक्यूल। सो ये डाल्टन से कुछ एटॉमिक थ्योरी हैं। फर्स्ट थ्योरी इज मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं, एंड विच आर इनडिविजिबल, जिसको डिवीजन नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास, यानी कि सेम एलिमेंट्स का जो एटम होगा उसका मास नंबर एक ही होगा। और थर्ड है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, यानी कि यदि कैल्शियम का एटॉमिक वेट यदि 40 है तो किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट 40 नहीं होगा। एंड फोर्थ है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड। तो इसके लिए से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स O2, तो यहाँ पे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हो गया। और दूसरे केस में C+O2 गिव्स CO2, तो यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग हो गया, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक है, कुछ लिमिटेशंस है। तो इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आया, जो देखते हैं कि क्या है। मॉडर्न एटॉमिक थियरी। मॉडर्न एटॉमिक थियरी में एटम्स आर no longer indivisible, माने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि एटम्स
इनडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कहा है कि नहीं, ये इनडिविजिबल नहीं है बट डिविजिबल है, क्योंकि जब इसका डिवीजन किया गया एटम्स का तभी हमको हम इसको लिखते हैं सकते हैं फाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यदि उसका डिवीजन नहीं किया गया होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एटम इनडिविजिबल है। इसका दूसरा पॉइंट है एटम्स ऑफ same element, atoms of same element has different mass number, or you can say mass. Atoms of same element have different mass number, or you can say mass. जैसे हमने वहां बताया था कि हाइड्रोजन, एज पर डाल्टन, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर और एक ही उसका मास नंबर। लेकिन हमने देखा कि हाइड्रोजन के कुछ और भी ऐसे एटम आए जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है, जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। और तीसरा एक आया जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 3 है, जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। एंड इसको हाइड्रोजन का जिसका मास नंबर 1 है इसको प्रोटियम, मास नंबर 2 को ड्यूटेरियम और मास नंबर 3 को ट्रिटियम। और इन सबको कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर अलग अलग होगा। तो यहां भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाता है। एंड तीसरा atoms of different elements may have same mass number और मास। कैसे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव सेम मास नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल नॉट हैव सेम मास नंबर। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मास नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। और एक दूसरा एलिमेंट है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40। तो यहाँ पे दो एलिमेंट हमें मिले जिसका दोनों का मास नंबर 40 है। तो इस केस में भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काम नहीं करता है। और इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स मीन्स जहाँ पे एटॉमिक वेट और यू कैन से मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। जहाँ पे मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर सेम हो उसको बोलते हैं आइसोबार्स। एंड चौथा
atoms are destructible. For example, uranium 235 to plutonium 239, क्योंकि यूरेनियम पे जब हम नाइट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन का, तो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड काफ़ी सारा एनर्जी निकलता है, और वो बम्बार्डमेंट सिर्फ सीधा डायरेक्ट न्यूक्लियस पे होता है. सो दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स. दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स. तो इस तरह से कुछ एटॉमिक थ्योरी के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ लिमिटेशंस की वजह से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आया, जो काफ़ी सारी चीज़ों को प्रूफ किया कि नहीं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ही डाल्टन थ्योरी कंपेरिजन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ही सक्सेसफुल है. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास. The atomic mass expressed in gram is called gram atomic mass. The atomic mass expressed in gram is called gram atomic mass. For example, atomic mass of oxygen is 16.0 एटॉमिक मास यूनिट, और यू भी लिखते हैं इसको. ओके, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16.0 एटॉमिक मास यूनिट और 16.0 यू. सो ग्राम एटॉमिक mass of oxygen is 16.0 ग्राम. यानी कि इसके एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में लिख देने से ही इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम एटॉमिक मास. सो द ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. नेक्स्ट, molecular mass. Molecular mass is sum of atomic mass. Molecular mass
इज सम ऑफ एटॉमिक मास। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि मोलिकुलर मास ऑफ H2O इक्वल, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है तो, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, सो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इक्वल 2 + 16 इक्वल 18 एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन से सिंपली U. So this is the molecular mass of H2. So molecular mass is sum of atomic mass. And next is gram molecular mass. So that is molecular mass expressed in gram is called, molecular mass expressed in gram is called gram molecular mass. For example, molecular mass of H2O equal 2 × 1 + 16 equal 2 + 16 equal 18. So gram molecular mass equal, सीधा इसको 18.0 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम सिंपली U लिख सकते हैं। U इज यूनिफाइड मास। सो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O इक्वल हम लिख सकते हैं 18.0 ग्राम में, यानी एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट चेंज करके हम ग्राम में लिख देंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्राम मोलिकुलर मास। सो इस तरह से हमने आपको बताया कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और मोलिकुलर मास क्या होता है, और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। और इसमें मोलिकुलर मास में एक डिफिनेशन आता है कि मोलिकुलर मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 और एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12। तो इसका मतलब हो, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे एटॉमिक मास की हम बात करें, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास में दोनों में ऑलमोस्ट सेम डिफिनेशन है। सो यदि हम मोलिकुलर मास की बात करें तो मोलिकुलर मास आ रहा है H2O का 18, तो उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि 18 × 1/12 × 12, 1/12 ऑफ C कार्बन का 12 एटॉमिक वेट, तो कार्बन 12 का एटॉमिक वेट होता है 12, और 1/12, सो 1/12 × 12, और हाउ मेनी टाइम्स, सो 18 टाइम्स, क्योंकि उसका आ रहा है 18, सो ये जब कट जाएगा तो ये बचेगा 18, एंड इसी को हम कहते हैं 18 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। सो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर डेफिनेशन। तो यदि इस तरह से कोई डिफिनेशन आता है कि मोलिकुलर मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटॉमिक वेट, तो उसमें सीधा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो उसका एटॉमिक या मोलिकुलर मास होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट इज सेम। जैसे इसके केस में, जैसे हम ग्राम एटॉमिक मास ना करके एटॉमिक मास करें ऑक्सीजन का, तो इसका हो जाएगा वैसे
जैसे कि 16 इंटू 1.12 इंटू 12, ये 12 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल कम 16.0 एटॉमिक मास यूनिट। सो उसमें कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट दैट इज जस्ट फॉर डेफिनेशन पर्पस। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी इस चैप्टर का अगले क्लास मिलेंगे। ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपना आप लोग ख्याल रखिए।